आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजय जू व्लॉग्स पर। आज के मॉड्यूल 1 में हम विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के तहत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की गतियां मतलब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स एंड अर्थ्स मोशंस पर चर्चा करेंगे। ये कोर्स मुख्य रूप से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के कोर ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। तो पृथ्वी की गतियों को समझने से पहले हमें भूगोल शब्द का अर्थ और जिस विशाल ब्रह्मांड में हम रहते हैं उसे समझना होगा। तो सबसे पहले ये ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से है और इसके मुख्य भाग क्या हैं? देखिए, ज्योग्राफी शब्द असल में ग्रीक शब्द जियोग्राफिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। पर यहाँ छात्रों को ये ध्यान रखना है कि यह केवल स्थानों के नाम रटने का विषय नहीं है। यह असल में स्पेशल एनालिसिस यानी स्थानिक विश्लेषण का विज्ञान है। स्पेशल एनालिसिस मतलब क्या और क्यों? जी बिल्कुल, कोई चीज कहाँ है और क्यों है, इसी का अध्ययन है। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें प्राकृतिक तत्व आते हैं जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल। और दूसरी शाखा है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें मानव, संस्कृति और जनसांख्यिकी को समझा जाता है। अच्छा, और अगर हम यूपीएससी फैक्ट्स की बात करें तो इराटोस्थेनीज ने सबसे पहले इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। हाँ, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक फिजिकल ज्योग्राफी का जनक माना जाता है। सही कहा। तो अब भूगोल से आगे बढ़कर अगर हम पूरे ब्रह्मांड ही बात करें, ये ब्रह्मांड आखिर है क्या और इसमें मौजूद चीजों का प्रतिशत क्या है? तो अंतरिक्ष, समय, मैटर यानी पदार्थ और एनर्जी का संपूर्ण योग ही यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहलाता है, और इसके अध्ययन की शाखा को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। अगर हम केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो उसका व्यास लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। बाप रे, 93 बिलियन! हाँ, और इसमें कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल का सिद्धांत भी है। मतलब बड़े स्तर पर ब्रह्मांड आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस है। आसान भाषा में कहें तो हर तरफ से एक समान है? बिल्कुल। और छात्रों के लिए ये फैक्ट भी जरूरी है कि एक लाइट ईयर 9.46 गुणा 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। अब प्रतिशत की बात करें तो ब्रह्मांड का 68.3% हिस्सा डार्क एनर्जी है। डार्क एनर्जी? हाँ, ये वो रहस्यमयी ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के विस्तार को तेज कर रही है। ये ग्रेविटी के बिल्कुल विपरीत काम करती है। इसके बाद 26.8% डार्क मैटर है। अच्छा, जो प्रकाश से इंटरैक्ट नहीं करता। सही कहा। वो दिखता नहीं है पर उसका गुरुत्वाकर्षण गैलेक्सी को बांध कर रखता है। तो मतलब जिससे हम इंसान, तारे और ग्रह बने हैं, वो सिर्फ 4.9% ऑर्डिनरी मैटर है। 95% से अधिक ब्रह्मांड पूरी तरह अदृश्य है। हम केवल 4.9% ही देख सकते हैं। ये बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। तो अब जब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड किन चीजों से बना है तो सवाल उठता है कि ये बना कैसे? इसके विकास के अलग अलग चरण क्या थे? ब्रह्मांड की आयु 13.8 बिलियन वर्ष है। इसके विकास का पहला चरण था प्लैंक एपोक। ये बिल्कुल समय की शुरुआत थी जहां भौतिकी के कोई नियम लागू नहीं होते थे। हाँ, फिर इसके बाद? इसके महज 10⁻³ सेकंड में ही इन्फ्लेशनरी एपोक आया। इस पल में बहुत ही तीव्र एक्सपोनेंशियल विस्तार हुआ। इसी कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने ब्रह्मांड को फ्लैटनेस और यूनिफॉर्मिटी दी। अच्छा, और बलों का निर्माण कैसे हुआ? वो तीसरा चरण था फॉर्मेशन ऑफ बेसिक फोर्सेस। इसमें ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे से अलग हुए। फिर डार्क एजेस का समय आया। डार्क एजेस मतलब वो समय जब पहले तारे बनने से पहले का अंधेरा था। बिल्कुल। और इन सभी चरणों की शुरुआत जिस थ्योरी से समझाई जाती है वो है बिग बैंग थ्योरी, जिसके प्रतिपादक जॉर्जिस लेमैत्रे थे। लेकिन एक बात है, बिग बैंग के नाम से लगता है कि स्पेस में कोई विस्फोट हुआ होगा। ये बहुत ही आम कंफ्यूजन है। बिग बैंग स्पेस में हुआ विस्फोट नहीं था। 13.8 बिलियन वर्ष पूर्व सब कुछ एक गर्म और सघन बिंदु में था जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह असल में स्वयं स्पेस का विस्तार था। स्पेस का ही विस्तार? हाँ, तो इस बिग बैंग थ्योरी के साक्ष्य क्या हैं? इसके 3 बहुत ठोस प्रमाण हैं। पहला है रेडशिफ्ट, जो एडविन हबल ने बताया था। इसके अनुसार गैलेक्सी हमसे दूर जा रही हैं
और यही हबल लॉ है। और दूसरा साक्ष्य लाइट एलिमेंट्स का अनुपात है ना? जी, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन 75% और हीलियम 25% है। और तीसरा, जिसे सबसे मजबूत स्मोकिंग गन प्रमाण माना जाता है, वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। एकदम सही। बिग बैंग के 380,000 वर्ष बाद का जो पहला प्रकाश था, वो आज भी अंतरिक्ष में 2.7 केल्विन के रेडिएशन के रूप में मौजूद है। अच्छा, तो ये तो हुए प्रमाण। अब ब्रह्मांड में मैटर या पदार्थ का निर्माण कैसे हुआ? इसके 3 मुख्य चरण थे। शुरुआती मिनटों में बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम बने। फिर 380,000 वर्ष बाद रिकॉम्बिनेशन एपॉक आया। इस समय क्या हुआ था? इस समय ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ और न्यूट्रल एटम्स बने, और अंत में स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस हुआ। मतलब तारों के अंदर कार्बन और लोहे जैसे भारी तत्वों का बनना। हाँ, तारों के अंदर न्यूक्लियो फ्यूजन से। और जो बहुत भारी तत्व हैं, वे प्राचीन तारों के सुपरनोवा विस्फोट से उत्पन्न हुए हैं। तो इन्हीं तत्वों के आपस में गुरुत्वाकर्षण से जुड़ने पर बड़ी संरचनाएं बनती हैं, जिन्हें हम गैलेक्सी और तारे कहते हैं। तो गैलेक्सी के प्रकार क्या हैं और हमारी आकाशगंगा के बारे में क्या खास है? देखिए, गैलेक्सी असल में तारों, ग्रहों, गैस, धूल और डार्क मैटर का समूह है, जो ग्रेविटी से बंधा होता है। इसके केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। और गैलेक्सी के जो समूह होते हैं, उन्हें क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। जी, और इनकी जो जालीदार संरचना बनती है, उसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। अब अगर हबल ट्यूनिंग फोक के हिसाब से प्रकारों की बात करें, तो पहला है एलिप्टिकल या अंडाकार गैलेक्सी। इसमें गैस कम होती है ना? हाँ, गैस कम होती है और पुराने लाल तारे होते हैं। यूपीएससी के लिए याद रखने वाली बात यह है कि इसमें नया स्टार फॉर्मेशन न के बराबर होता है। अच्छा, और दूसरा प्रकार? दूसरा है स्पाइरल गैलेक्सी। इनमें घुमावदार भुजाएं होती हैं, गैस अधिक होती है, तो नए तारे बनते रहते हैं। और तीसरा है इर्रेगुलर, जो टकराने या मर्जर से बनती है। और हमारी मिल्की वे यानी मंदाकिनी एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है। हमारा सूर्य इसके केंद्र से 27,000 लाइट ईयर्स दूर ओरियन आर्म में है। बिल्कुल, और इसे केंद्र का एक चक्कर लगाने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं, जिसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। और विद्यार्थियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एंड्रोमेडा यानी देवयानी हमारी सबसे निकटतम बड़ी आकाशगंगा है, और हमारी मिल्की वे के ब्लैक होल का नाम सैजिटेरियस ए स्टार है। अब तारों के जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, तारा गर्म गैसों, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का गोला होता है। इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा का स्रोत है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। और तारों का जो रंग होता है, वो रंग सतह के तापमान का सूचक है। ब्लू तारे सबसे गर्म होते हैं, येलो, मध्यम और रेड तारे ठंडे होते हैं। सूर्य एक येलो ड्वार्फ है। तो एक तारे का जन्म से लेकर ब्लैक होल बनने तक का सफर कैसा होता है? सभी तारे नेब्यूला यानी धूल और गैस के बादलों से जन्म लेते हैं। अगर सूर्य जैसा एवरेज स्टार है, तो वो रेड जायंट बनेगा, फिर प्लैनेटरी नेब्यूला और अंत में व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और यहीं पर चंद्रशेखर लिमिट की अवधारणा आती है। बिल्कुल सही। 1.44 सोलर मास की वो लिमिट। अगर तारे का द्रव्यमान इससे कम है, तो ही वो व्हाइट ड्वार्फ बनेगा। और अगर तारा मैसिव है यानी बड़ा है, तो वो रेड सुपरजायंट बनेगा, फिर उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा, और उसके बाद या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या फिर ब्लैक होल। अच्छा, ब्रह्मांड और तारों को समझने के बाद अब हम अपने सूर्य के सिस्टम यानी सौरमंडल पर आते हैं। सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ और टेरेस्ट्रियल और जोवियन ग्रहों में क्या अंतर है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व सोलर नेब्यूला के सिकुड़ने से हमारा सौरमंडल बना। इसका 99.8% द्रव्यमान तो सूर्य में ही है। बाकी में 8 ग्रह, उपग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु हैं। तो इसमें 2 तरह के ग्रह हैं, पहले जो 4 हैं। हाँ, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये टेरेस्ट्रियल या इनर ग्रह हैं। ये चट्टानों और धातुओं से बने हैं। इनका घनत्व उच्च है और इनके उपग्रह कम हैं। और बाकी के 4? वो जोवियन या आउटर ग्रह हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये गैस और आइस जाइंट्स हैं। इनका घनत्व कम है और इनके चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं। यूपीएससी के नजरिए से कुछ फैक्ट जरूरी हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच है। 2006 में IAU ने
प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया था। और वीनस सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वहां ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सैटर्न का घनत्व इतना कम है कि वो पानी से भी हल्का है। और इन सब में हमारी पृथ्वी अन्य ग्रहों से अलग कैसे है? पृथ्वी एकमात्र ब्लू प्लैनेट है जहां जीवन है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका गोल्डीलॉक्स जोन में होना। मतलब सूर्य से वो आदर्श दूरी जहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है। और इसका एटमॉस्फेयर जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। बिल्कुल। और इसके अलावा पृथ्वी के पास 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स भी हैं। एक है मैग्नेटिक फील्ड जो खतरनाक सोलर विंड से हमारी रक्षा करती है, और दूसरी ओजोन लेयर जो यूवी रेस से बचाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है? यह पृथ्वी के आउटर कोर में पिघले लोहे के घूमने से बनती है, जिसे जियोडायनामो इफेक्ट कहते हैं। बहुत ही दिलचस्प। तो पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं। इन दोनों के कार्यों में मुख्य अंतर क्या है? लैटिट्यूड्स या अक्षांश क्षैतिज रेखाएं हैं जो इक्वेटर यानी 0 डिग्री के समानांतर है। ये क्लाइमेटिक जोन्स का निर्धारण करती हैं। और इक्वेटर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जिसे ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। जी। दूसरी तरफ लॉन्गिट्यूड्स या देशांतर लंबवत रेखाएं हैं जो ध्रुवों को मिलाती हैं। ये टाइम जोन्स का निर्धारण करती हैं। प्राइम मेरिडियन लंदन से गुजरती है। और समय की गणना के लिए 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पार करने में 4 मिनट लगते हैं। इसी से इंटरनेशनल डेटलाइन या आईडीएल जुड़ी है। ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? देखिए, आईडीएल लगभग 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर प्रशांत महासागर में है। ये जिगजैग इसलिए है ताकि एक भूभाग या देश एक ही टाइम जोन में रहे। और ये भी एक फैक्ट है कि आईडीएल बेरिंग स्ट्रेट से गुजरती है और किसी जमीनी हिस्से को नहीं काटती। एकदम सही। और टाइम कैलकुलेशन की बात करें तो आईडीएल को वेस्ट से ईस्ट पार करने पर 1 दिन घटता है, यानी सबट्रैक्ट होता है, और ईस्ट से वेस्ट पार करने पर 1 दिन जुड़ता है, यानी ऐड होता है। अच्छा, अब ग्रिड सिस्टम के बाद ये समझना होगा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, तो रोटेशन और रिवोल्यूशन में क्या अंतर है और इनके प्रभाव क्या हैं? रोटेशन या घूर्णन का मतलब है पृथ्वी का अपने अक्ष पर वेस्ट टू ईस्ट घूमना। इसमें 24 घंटे लगते हैं और इसका एक्सियल टिल्ट 23.5 डिग्री है। इसी से दिन और रात होते हैं। हाँ, और इसी से कोरियोलिस फोर्स पैदा होता है जिससे समुद्री धाराएं मुड़ती हैं। यहीं पर फेरल्स लॉ आता है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और दूसरी गति है रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन या परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाना है। इसमें 365 दिन 6 घंटे लगते हैं और ये 6 घंटे मिलकर ही 4 साल में लीप ईयर बनाते हैं। और इसमें 2 खास स्थितियां होती हैं। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, जिसे पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं। जी। और 4 जुलाई को पृथ्वी सबसे दूर होती है, जिसे एफिलियन कहते हैं। तो अगर पृथ्वी जनवरी में सूर्य के करीब है तो सीजन कैसे बदलते हैं? मतलब सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस का विज्ञान क्या है? देखिए, सीजन बदलने का मुख्य कारण सूर्य से दूरी नहीं है, बल्कि पृथ्वी का एक्सियल टिल्ट और रिवोल्यूशन का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, झुकाव की वजह से। हाँ, पृथ्वी का झुकाव हमेशा एक ही दिशा यानी पोलरिस तारे की ओर रहता है। जब उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो किरणें सीधी पड़ती हैं और गर्मी होती है। उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहां सर्दी होती है। अगर पृथ्वी में 0 डिग्री टिल्ट होता तो ऋतुएं बदलती ही नहीं। तो सोल्स्टिसेस की तारीखें क्या हैं? समर सोल्स्टिस 21 जून को होता है, जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है। और विंटर सोल्स्टिस 22 दिसंबर को होता है, जब सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। बिल्कुल। और अंत में इक्विनॉक्सेस या विषुव आते हैं, जो 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। इन दिनों क्या होता है? इन दिनों सूर्य इक्वेटर पर सीधा चमकता है और इसका परिणाम ये है कि पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, मतलब 12-12 घंटे के। क्या बात है। तो अगर हम ध्यान दें तो ब्रह्मांड के सूक्ष्म कणों यानी प्लैंक एपॉक से लेकर पृथ्वी के 23-3.5 डिग्री झुकाव तक का हर एक तथ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही। विद्यार्थियों को परीक्षा की दृष्टिकोण से इन सभी तिथियों, एंगल्स और अवधारणाओं जैसे
फेरेल्स लॉ और चंद्रशेखर लिमिट का सटीक रिवीजन करना चाहिए। छात्रों, इसी विचार के साथ इस सत्र को समाप्त करते हैं कि जब भी आप आसमान की ओर देखें तो ये तथ्य याद रखें कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की गतियां एक निरंतर चलने वाली अद्भुत प्रक्रिया का हिस्सा है।